जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है यूपी स्पेशल जीके, जो कि यूपी की सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही मददगार होगा। आइए स्टार्ट करते हैं यूपी का जीके। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हम लोगों को ये पता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 24 जनवरी को। अब देखिए, उत्तर प्रदेश कब नाम दिया गया? भाई, उत्तर प्रदेश से पहले भी कुछ नाम रहा होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश ही रहा है। तो हमें इन चीज़ों पे विचार करना होगा। होता क्या है कि कभी कभी राज्यों का नाम परिवर्तन परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था? वो था संयुक्त प्रांत, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस इंग्लिश में बोला जाता है। अब ये नाम नाम इस नाम से उत्तर प्रदेश कब नाम दिया गया? तो वो 24 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम परिवर्तित किया गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पर कि हम लोगों ने इसे फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया? भाई, ये हुआ 24 जनवरी 2018 को। इससे पहले उत्तर प्रदेश दिवस कभी भी नहीं मनाया गया है। इस बात को बहुत ही ध्यान रखिएगा और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है फॉर जैसे टेट की परीक्षा भी आ रही है, फिर यूपीएसआई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही यूपी की जो भी एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है, वो सीमा है, वो कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों को टच करती है? तो 8 राज्य हैं। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि वे कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें यूपी की बाउंड्री टच करती है। और एक यूटी है, तो यूटी तो मैं ही बता देती हूँ, वो क्या है? दिल्ली है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह किस ऐतिहासिक इमारत से अंगीकृत किया गया? तो इसका आंसर होगा रूमी दरवाजा। अब रूमी दरवाजा कहाँ है? तो रूमी दरवाजा लखनऊ में है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था, या किस शासक के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था? तो वो है 1784 में नवाब आसफुद्दौला के शासनकाल में हुआ था इसका निर्माण। अब आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि नवाब आसफुद्दौला का क्या शासनकाल रहा है और उन्होंने क्या अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट कभी होता क्या है कि जब हम कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी हम देखते जाते हैं, तो एक लिंकिंग बनी रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बताइए। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है हापुड़। और क्षेत्रफल की ही दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता है? अब देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? सीमा नहीं साझा करता है। लेकिन कभी कभी होता है ना, हम एग्जाम में इतने ज़्यादा टेंशनाइज्ड मोड में रहते हैं कि हम नहीं पे गौर करने ही भूल जाते हैं। इसलिए आप लोग स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि नहीं बोला है या पूछा है कि किसके साथ साझा करता है। तो बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर, ये ऑप्शन हो गए। तो बलरामपुर, श्रावस्ती और कुशीनगर के साथ नहीं, लखीमपुर के साथ करता है पर कुशीनगर के साथ नहीं करता है। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्या है कि जो वे कौन कौन से राज्य हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि किनके साथ नहीं करता है वो हम लर्न करें। हमें लर्न करना होगा कि किनके साथ सीमा टच करती है। तो वो है बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। आप लोग इनको एक कोई ट्रिक भी बना करके लर्न कर सकते हो, जैसे, और अगर किसी को ये इसकी ट्रिक भी आती हो तो वो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इससे प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट है, राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? देखिए, अक्सर यही चीज़ें नहीं करके पूछी जाती हैं। क्या है ये नहीं पूछा जाता आपसे। अब एग्ज़ाम्स के जो भी एग्जामिनर है ना, वो भी बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके हैं। देखिए,
तो क्या है, मछलियाँ, वो तो हम लोगों को पता है कि मछलियाँ है ही, धनुष भी है, तीर भी है, पर मोर, मोर नहीं है ना, इसलिए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च। राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक। और राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय चिन्ह, ये याद रखिएगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम जिस प्रदेश में रहते हैं उसकी एटलीस्ट हमें जानकारी तो होनी चाहिए। हम अपने देश प्रदेश से परिचित होंगे तभी तो हम अदर प्रदेशों के बारे में जानकारी करेंगे। तो वो है कि एक वृत्त है, उसके अंदर 2 मछलियां हैं और सेपरेट किससे हो रहा है, तीर धनुष से। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि एक वृत्त के अंदर 2 मछली और एक तीर धनुष है। फिर है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, वो है लखीमपुर खीरी। और उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला क्या हो गया, संत रविदास नगर। क्योंकि पॉजिटिव अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका निगेटिव भी हमें आना चाहिए। अगर सबसे अधिक बोला है तो हमें कम की भी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, एक चीज और कि उत्तर प्रदेश के का पूर्वी जिला, पश्चिमी और उत्तरी अथवा और दक्षिणी जिला, ये कौन कौन से हैं, इनको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो क्या है, पूर्वी जिला क्या है, बलिया, जो कि बिहार का बॉर्डर हो, ठीक है। और पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र। ये देखिए श ये आ रहा है इसमें, और ये एक अलग हो गया ब। और आप ये भी देख सकते हैं कि पूर्व पश्चिम वाले जो जिले हैं उनका क्या है, वो एक ब से स्टार्ट है और एक श से, यानी कि ये 3 वर्ड्स के हैं। और उत्तर और दक्षिण वाले 5 और 4 हैं। ये सहारनपुर में 5 वर्ड है और इसमें 5 लेटर और इसमें 4। अब नेक्स्ट है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो बताइए नोएडा किस जिले में अवस्थित है, वो है गौतम बुद्ध नगर। अब देखिए उत्तर प्रदेश के कुल जिले कितने हैं, 75 है। अब आप ये भी कह सकते हो ना कि अरे 76 क्यों नहीं, महाकुंभ मेला में एक 76वां जिला भी तो बनाया गया था, तो उसको सिर्फ मार्च तक ही बनाया गया था, उसके बाद उसे सीज कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं कुछ रामसर साइट्स के बारे में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इसमें कुछ रामसर साइट्स में आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं, तो 10 है। पहली है ऊपरी गंगा नदी, जो कि कहाँ से, ब्रजघाट से नरोरा तक, यानी कि बुलंदशहर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर 3 जिलों में आती है। फिर नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है, उन्नाव में। इसके बाद पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है, गोंडा में। देखिए अर्गा, अर्घ देना, गोंडा में। ठीक है, ऐसे कुछ अपना अपना आप निमोनिक बना लीजिए जिससे आप लर्न कर सको। समन पक्षी अभयारण्य, समन कौन देगा, मन देगा मैनपुरी को। समसपुर पक्षी अभयारण्य, रायबरेली। सैंडी, हरदोई। सरसई नवार झील कहाँ है, इटावा में। सुर सरोवर या कीठम झील, ये कहाँ है, आगरा में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, संत कबीर नगर। फिर हैदरपुर वेटलैंड या आर्द्र भूमि, वो कहाँ है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। इसके बाद कुछ और भी बर्ड सेंचुरीज हैं, पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, वो हैं लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य, कहाँ है, कन्नौज में। ओखला पक्षी अभयारण्य, गौतम बुद्ध नगर। डॉक्टर PR अंबेडकर बर्ड सेंचुरी, प्रतापगढ़। शेखा झील बर्ड सेंचुरी, अलीगढ़। जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल। अब देखिए हो सकता है, अभी रिसेंट में मैंने एक बार किसी एग्जाम में देखा था कि सुरहाताल आया था, सुरहाताल बर्ड सेंचुरी।
अब हो सकता है कि इस बार सुरहाताल नाम ना दे करके जयप्रकाश नारायण दे दे उस जगह, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बलिया। फिर विजय सागर बर्ड सेंचुरी महोबा में है। और पटना, अब देखिए पटना हम लोग आइडिया लगाएंगे अरे बिहार से रिलेटेड है, नहीं, पटना बर्ड सेंचुरी एटा यानी कि ये उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ये भी स्पेशल इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। आइए अब कुछ हम लोग उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री के बारे में जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ये हिस्ट्री स्टार्टिंग वाली है ना, वो बहुत बोरिंग सी लगती है, इस वजह से मैंने सोचा पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे पढ़ा देते हैं, उसके बाद इसको कर लेते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो प्रागैतिहासिक इतिहास है वो क्या है? पहली बात तो इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में क्या क्या प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश से? वो है बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है? प्रयागराज में। एक आप मैप भी बना लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, इस बात को स्पेशली ध्यान दीजिएगा। फिर है सिंगरौली, कहाँ? सोनभद्र में। और चकिया पाई गई है कहाँ? चंदौली से। फिर मध्य पाषाण काल में सराय नाहर में क्या पाया गया है? स्थायी झोपड़ी। और सराय नाहर कहाँ आता है? तो प्रतापगढ़ में। फिर लेखैया, बगही खोर, मोरहना, ये सब कहाँ हैं? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। ये सिर्फ कुछ साइट्स हैं जो मध्य पाषाण काल की हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। फिर हड्डियों से बने हुए बाण थे, ठीक है, धनुष और आभूषण, ये सब मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए। नवपाषाण काल के क्या अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से? लहुरादेव कहाँ है? प्रयागराज में। फिर कोल्डिवा से क्या मिला है? धान की खेती के साक्ष्य। अब कोल्डिवा कहाँ है? तो संत कबीर नगर में। फिर नवपाषाण काल के क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन और वो जो मृदभांड थे उन पर चित्रकारी, ये सारी चीज़ें नवपाषाण काल की उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती हैं। अब देखिए हम लोग जो प्राचीन इतिहास है, ठीक है, उसके अध्ययन के क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ ये हिस्ट्री इससे रिलेटेड है। तो 3 सोर्सेज हैं, वो हैं पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। इन 3 सोर्सेज से ही हम हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के जानकारी करते हैं। क्या है? पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है? अभिलेख जैसे क्या? अशोक के और समुद्रगुप्त के। फिर सिक्के किसके? गुप्त काल में पाए गए हैं और कुषाण। फिर प्रमुख स्मारक क्या है? अब जैसे सारनाथ ही है तो ये क्या है? स्मारक है। ये क्या है? कौन सा स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत। फिर साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है? वेद, पुराण, ग्रंथ, बौद्ध, जैन साहित्य। अब बौद्ध धर्म और ये जैन धर्म है, उनसे जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती है तो वो किस कैटेगरी में आता है? साहित्यिक स्रोतों में। फिर व्यक्तिगत रचनाएं हो गई, हाँ, साहित्य में अंगुत्तर निकाय की भी जो है वो भी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। अब विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों में कौन कौन? अब ह्वेनसांग और फाहियान, इनके नाम तो सुने ही है ना, अल बरूनी, इब्न बतूता, ये सबके कौन थे? ये विदेशी यात्री थे। ये क्या करते थे? आते थे अपने देश में घूमने और यहाँ की हिस्ट्री जो भी देखा उन्होंने उसको कॉपी में लिख दिया और वही हम लोगों के लिए क्या हो गया? विवरण हो गया उनका। अब देखिए सिंधु सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं उत्तर प्रदेश में? तो वो है आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में। तो आलमगीरपुर से तांबे से बना टूटा हुआ ब्लेड मिला है। और देखिए एक बर्तन के हिस्से के रूप में भालू के सिर की खोज की गई। अब भाई बर्तन का कोई ऐसा है कि वो शेप कैसी थी? भालू के सिर जैसी। फिर है कपड़े और कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आलमगीरपुर, मेरठ से। और हैं जिनसे बड़ा गांव हो गया, हुलास हो गया। अब देखिए हुलास से क्या प्राप्त हुआ है? टेराकोटा खुदी हुई सीलिंग, फिर चित्रित ज्यामिति, प्राकृतिक डिजाइनों वाले हाथ से बने और चौक निर्मित मिट्टी के बर्तन हो गए। अब कृषि में क्या मिला है? चने के साक्ष्य मिले हैं, लोबिया, मसूर, मटर, रागी, चावल, ये सब प्राप्त हुए हैं हुलास स्थल से। और हुलास कहाँ पड़ता है? तो सहारनपुर में। अब अगला है कि सिनौली कहाँ है? बागपत जिले में आता है।
सिनौली से क्या प्राप्त हुआ है? लकड़ी के ताबूत, तांबे की तलवारें, हेलमेट और पहियों वाली लकड़ी की गाड़ियाँ। देखिए सिनौली में क्या होता था ना, 100 के साथ, जैसे एक डेड बॉडी है, उसके साथ उसकी जो भी वस्तुएं थीं वो सारी चीज़ें दफना दी जाती थी उसी उसी बॉडी के साथ। ठीक है, अब ऐसा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं तो आप लोग वो मिस ना कर दो, इसलिए आप लोग वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंडिंग तक पूरा देखा करें। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।